हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीबी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे स्टर्नम के बारे में और हमारी जो रिब्स केस है उनके बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियोस को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट यहाँ पर यदि देखा जाए हमारी रिब्स केस का, तो रिब्स केस और स्टर्नम जो हमारा होता है, स्टर्नम आपका एक इस तरीके की कुछ इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। इसका भी हमारा 3 पार्ट होता है। मेन्यूब्रियम होता है जो कि इसका हेड होता है, सुप्रारीनल इसमें नोच होती है जहाँ पर आपकी जो सुप्रा स्टर्नम जो बोन्स होती है उसकी नोच होती है। उसके बाद फिर इसका हेड होता है जो कि हैंडल लाइक ब्रॉड पार्ट दिख रहा है रेड कलर का, दिस इज द हैंडल। उसके बाद इसका एक्सटर्नल एंगल आता है जहाँ पर आपका हेड अटैच होता है बॉडी के साथ, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल। देन जो मीडियल पार्ट है दिस इज द बॉडी, और नीचे का जो छोटा सा एक तलवार की नोक की जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस। पहले कॉस्टल कार्टिलेज का होता है कार्टिलेज, बाद में ऑसिफाई हो जाता है आफ्टर 40 एज के बाद, राइट। तो इसके साथ तो पीछे की तरफ जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसके साथ आपकी ईच रिब्स है वो अटैच होती है। आगे की तरफ जो होती है वो आपके स्टर्नम के साथ अटैच होती है। कुछ आपके आपकी रिब्स टू रिब्स होती है, कुछ आपके कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू आपके स्टर्नम के साथ अटैच होती है, राइट। तो इस तरीके से हम रिब्स केस के बारे में देखेंगे और हम आपका स्टर्नम के बारे में देखेंगे। तो स्टर्नम क्या है आपका, एक स्टर्नम ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इसका लेंथ होती है अबाउट 15 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग होता है। नैरो एंड वाइड लोकेटेड फ्लैट पार्ट होता है, सेंट्रल में आपके थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। इसकी जो बॉल्स है वो कंसिस्ट होती है आपके 3 पार्ट से मिलकर के बनी हुई होती है। ऊपर का जो पार्ट होता है इसको मेन्यूब्रियम या हेड ऑफ स्टर्नम हम बोलते हैं, दिस इज द मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम, दिस इज रेड वाला, या हेड ऑफ स्टर्नम बीच वाला जो लेंदी पार्ट है दिस इज द बॉडी ऑफ स्टर्नम, और नीचे का जो छोटा सा तलवार की नोक के जैसा नुकीली स्ट्रक्चर होती है दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस। तो कुछ इस तरीके से इसकी 3 बॉडी होती है, 3 इसका पार्ट होता है। ऊपर वाला होता है जहाँ पर आपका फर्स्ट एंड जो सेकंड रिब्स है वो अटैच होती है आपके हेड ऑफ मेन्यूब्रियम के साथ लेटरल साइड पर। यहीं पर आपका लेटरल जो सुप्रा स्टर्नल नोच होती है, इसके लेटरल में यहाँ पर आपकी जो स्टर्न आपकी क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन भी आपकी यहाँ पर अटैच होती है, राइट, सुप्रा स्टर्नल नोच के लेटरल साइड में। और नीचे की तरफ हम स्टर्नल एंगल होता है जहाँ पर इसकी बॉडी का अटैचमेंट होता है। और यहाँ से लेकर के आपकी बन से लेकर के जो 12 रिब्स के से आपकी थोरेसिक वो पूरे कोस्टल कार्टिलेज के साथ आपकी अटैच होती है। कुछ आपकी रिब्स टू रिब्स भी अटैच होती है, वो हम रिब्स वाले टॉपिक में भी हम कवर करेंगे, राइट। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अबाउट इसकी जो लेंथ है, राइट, कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। कितना, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है स्टर्नम ब्रेस्ट बोन और लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर। और इसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया हेड, मेन्यूब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। रेड वाला जो है हैंडल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेड पार्ट। उसका जो फ्लैट और लेंदी पार्ट है दिस इज द बॉडी। जो सौरो पार्ट है तलवार के जैसा नुकीला नीचे का, दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस। ऑलराइट, तो जिफॉइड प्रोसेस पहले आपकी हाइलिन कार्टिलेज की होती है ड्यूरिंग इन्फेंसी, आफ्टर ये कंप्लीटली ऑसिफाई हो जाती है एट द एज ऑफ 40, मतलब 40 की एज तक ये कंप्लीटली ऑसिफाई हो जाती है। उसके पहले ये कैसी रहती है, हमारी हाइलिन कार्टिलेज की रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो एब्डोमिन मसल्स है उसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, एब्डोमिन की मसल्स है वो इसके साथ अटैचमेंट होती है। ऑलराइट, तो रिब्स की यदि हम बात करें तो रिब्स के यहाँ पे कितने पेयर होते हैं, 12 आपके पेयर होते हैं ना। इसमें जो फ्यूज होते हैं वो हमारे कितने, 25 हमारे फ्यूज होते हैं ना? इस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे दिस इज द 25 इसमें आपके अप्रॉक्स फ्यूज होते हैं एक सिंगल स्टर्नम में। ट्रांसवर्स फ्यूज होते हैं ना, जो कि हमारा सेगमेंट होता है। और ऊपर का जो जंक्शन इसका सुप्रा स्टर्नल नोच डिप्रेस्ड, थोड़ी सी डिप्रेस्ड पार्ट होता है सरफेस ऑफ द मेन्यूब्रियम, जहाँ पर आपका जो तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। और स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, इसके जो लेटरल में क्या होता है, सुप्रा रीनल जो नोच है इसके दोनों साइड यहाँ पर क्या होता है, आपका जो क्लेविकल बोन्स है उसका अटैच होता है। क्लेविकुलर जॉइंट भी आपका लेटरल की साइड पर होता है।
एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, अब जब भी थोरेसिक की कोई ओपन हार्ट सर्जरी होती है या कोई भी सर्जरी करना होता है थोरेसिक कैविटी में, लंग्स वगैरह की कोई भी हमको सर्जरी करना है, तो उस समय जो सर्जन होते हैं वो स्प्लिट करते हैं आपके स्टर्नम को, जहाँ पर हमारा मिड लाइन का जो हमारा स्टर्नम है, और इसको स्प्लिट करके दो हाफ में, दो करस्पॉन्डिंग में इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, और ओपन करने के बाद वापस से सूचर करके हाइलिन कार्टिलेज के साथ उसको वापस से फिक्स कर देते हैं। जब भी ओपन सर्जरी करना होता है तो हाइलिन कार्टिलेज के साथ जो बोन्स अटैच होती है इसको यहाँ से हटा करके टू हाफ में इसको डिवाइड करते हैं जो कार्टिलेज होता है उसके थ्रू। बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको सूचर के साथ क्या कर देते हैं, फिर से सेम पोजीशन पर उसको फिक्स कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रिब्स की। तो रिब्स मीन्स आपकी जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, एक साइड आपकी 12 होती है, दूसरी साइड फिर आपकी 12 होती है। पीछे की तरफ हमने देखा है कि जो अटैचमेंट है इनका प्राइमरी वो आपकी वर्टिब्रल के साथ होता है, थोरेसिक जो आपकी वर्टिब्रा होती है T12 उनके साथ इनका अटैचमेंट होता है, एक पार्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एक से एक अटैच होती है। तो ऐसे करके आपकी T1 से लेकर के T12 तक जो आपकी वर्टिब्रल है उसके साथ पीछे की तरफ पे अटैच होती है। कुछ आपकी ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ इसमें फॉल्स रिब्स होती हैं, कुछ आपकी फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्री फ्लोटिंग रिब्स मीन्स की जो कि पीछे की तरफ बैकबोन से आपकी अटैच होती, पर आगे की तरफ आपकी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, जो कि फ्रीली फ्लोटिंग करती है, राइट। तो इसकी अबाउट कितनी हमारी अबाउट नहीं और हमारी 12 कितनी होती है, यहाँ पर 12 पेयर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, सॉरी रिब्स केस होती है। रिब्स मतलब आपकी जो कोस्टल या फिर रिब्स केस हम कहें, है ना। तो केस मतलब क्या होता है, एक पिंजरा टाइप का बनाती है, राइट। क्या हो रहा है, किस तरीके से पिंजरा बना रही, तो इसके लिए हमने इसको क्या नाम दिया, केज ना। केज का मीनिंग होता है पिंजरा, जहाँ पर हम जो पैरेट्स वगैरह होते हैं ना उनको अंदर रखते हैं चिड़िया को, दिस इज द पिंजरा। तो एक ये पिंजरा बनाती है, केज बनाती है। और 1 to 7 जो होती है लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीज होती है इनकी लेंथ ना। 1 to 7 तक की जो होती है उनकी लेंथ कितनी होती है, इंक्रीज होती है। कोस्टल कार्टिलेज छोटा होता है या फिर डायरेक्टली जो है स्टर्नम के साथ अटैच होती है। उसके बाद देन इसकी लेंथ है वो डिक्रीज होती है, कहाँ से 8 से लेकर के 12 तक की जो रिब्स होती है उनकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, छोटी होती है। 1 से 7 तक का जो पेयर होता है ना, 1 to 7 तक होता है, वो डायरेक्टली अटैच होती है हमारे स्टर्नम के साथ बाय द स्ट्रिप ऑफ कोस्टल हाइलिन कार्टिलेज ना। डायरेक्ट हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होती है बाय द स्टर्नम में जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो हमने रेड रेड बनाया है, दिस इज द हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज या फिर अनदर नेम इसका कोस्टल कार्टिलेज ना। हाइलिन कार्टिलेज का दूसरा क्या नाम है, कोस्टल कार्टिलेज। तो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू क्या होती है, आपकी डायरेक्टली अटैच होती है, और इनकी जो लेंथ है 1 से 7 तक ज़्यादा होती है, जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, राइट। दिस इज द हाइलिन कार्टिलेज जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है। उसके बाद जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये आपकी रिब्स केस है, और 1 से लेकर के जो 7 तक की है ये डायरेक्टली आपके हाइलिन कार्टिलेज के साथ अटैच होती है आपके स्टर्नम के साथ, राइट। और इनकी लेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। उसके बाद जो 7 से लेकर के हमारी 1 तक की है, इन जो पेयर में है उनकी जो लेंथ स्टर्नम की वो स्ट्रिप के साथ अटैच होती है और थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है ना 8 to 12 के बाद। और 1 to 7 डायरेक्ट अटैच टू द स्टर्नम है ना, जो कि डायरेक्टली आप स्टर्नम के साथ अटैच होती है बाय द हाइलिन कार्टिलेज। और इस टाइप की जो रिब्स होती है 1 से 7 इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, राइट। उसके बाद फिर जो 8 से 12 तक ना, 8 से 12 तक का जो नंबर होता है वो कौन सी होती है, हमारी फॉल्स रिब्स, राइट। और 8 to 10 ना, 8 और जो 10 होती है 2, 8, 9, 10 है ना, जो 2 होती है अटैच टू 1 to another। इस तरीके की जो रिब्स होती हैं वो एक के साथ, एक से दूसरे के साथ अटैच होती है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो है 8, राइट, 8 और 10 जो 2 है, 9 और 10 जो क्या है आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है ना। एक रिब्स केस के साथ दूसरी रिब्स केस अटैच है। उसके बाद आप 10
और 11 और 12 देखेंगे वो आपकी फ्रीली मूव कर रही है ना, ये आगे की तरफ आपके कॉस्टल कार्टिलेज से कहीं पर भी अटैच नहीं है। दिस इज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, फ्रीली फ्लोटिंग है। पीछे की तरफ आपकी जो वर्टिब्रल बोन है उसके साथ ये अटैच होती है T12 के साथ, T11 के साथ। पर आगे की तरफ जो रिप्स केस है या आपस में रिप्स टू रिप्स भी अटैच नहीं होती है, ना ही हाइलिन कार्टिलेज के साथ होती। ये आप देख सकते हैं पूरी ये आपकी फ्रीली मूव करती है, राइट। दिस इज द, तो इनको हम बोलते हैं फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स, राइट। तो 1 से लेकर के 7 तक की होती हैं वो होती ट्रू रिब्स। और फिर हम देखते हैं हमारे 8 से 12 तक की जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं। और 8 और जो 10 होती है अटैच वन टू अनदर, जो कि 8 और जो 8, 9 और 10 ना, जो तीन होती हैं वो 1, 2, 3, ये जो कौन सी है आपस में एक रिब्स से दूसरे की रिब्स के साथ अटैच है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राइट। तो एक के साथ दूसरे से अटैच होती है। उसके बाद आती है 10 और 12, है ना। 10 से 12 जो होती है फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो कि फ्रीली फ्लोट करती है, पीछे बैकबोन के साथ अटैच होती है। और आगे आपकी ना ही रिब्स के साथ अटैच होती है, ना ही कोस्टल कार्टिलेज के साथ आपकी अटैच होती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी ये आपकी टोटल 12 रिब्स होती है, एक तरफ 12 होती है, दूसरी तरफ 12 होती है। ऐसे करके कितनी हो जाती है, 24 होती है और 1 आपका स्टर्नम होता है। तो टोटल इंक्लूड करके यहाँ पर आपकी 25 हो जाती है, रिब्स होती है 24, 1 आपका स्टर्नम। तो ऑल हम टोटल करें तो दिस इज द 25 हो जाती है। और जिसमें से हमने देखा कि जो 1 to 12 इनका पेयर होता है, लेफ्ट साइड 12 देन राइट साइड 12। पीछे की तरफ हमारी जो बैक बोन है सभी उससे अटैच होती है, T1 से लेकर के T12 थोरेसिक तक। थोरेसिक वर्टिब्रा से ईच के साथ एक एक अटैच होती है करस्पॉन्डिंग है। 1 से 7 तक है जो इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है। 8 से 12 तक की जो होती है इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो 1 से लेकर के 7 होती है दिस इज द पेयर रिप्स होती है, ट्रू रिप्स होती है। और ये डायरेक्टली आपके अटैच होती है स्टर्नम के साथ बाय द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। उसके बाद जो 8 से 12 तक की होती है, 8 to 12, वो की हमारी फॉल्स रिप्स में आ जाती है। फॉल्स रिप्स की मतलब कि जो कि डायरेक्टली आपके स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है। और 8 से 10 तक जो होती है, 8 to 10, जो कि एक के साथ दूसरी के साथ अटैच होती है, एक रिप्स आपकी दूसरी रिप्स के साथ अटैच होती है। और 10 और जो 12 होती है, 10 से 12 तक की जो होती है दो हमारी, वो क्या होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, जो कि आपकी फ्रीली फ्लोटिंग होती है। वो किसी भी प्रकार का आगे की तरफ अटैचमेंट नहीं होती, पीछे की तरफ सिर्फ आपकी वर्टिब्रल के साथ अटैच होती, जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारी रिब्स केस के बारे में। और इनको हम फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, या फिर इनका अनदर नाम है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रल रिब्स डू नॉट अटैच टू स्टर्नम ना, फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स या वर्टिब्रल रिब्स। और उसके बाद जो होती है, जो हमारी 7 पेयर होती है, 8 to 10 जो भी हमारी होती है ना, 8 to 10 होती है बेंट्रो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स ना। 8 to 10 से जो क्या बोलते हैं हम, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ओके, 8 to 12 होती है फॉल्स रिब्स होती है। 8 to 10 जो होती है वो होती है हमारी वर्टी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। 10 to 12 जो होती है वो हमारी फॉल्स रिब्स होती है, या फिर वर्टिब्रो रिब्स हम इनको बोल सकते हैं ना, बेंट्रो वर्टिब्रल रिब्स या फिर फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स। अब एक टर्म हमारा यूज होता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस मीन्स जो हमारा कोस्टल कार्टिलेज है उसमें क्या होना, हाइलिन कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, दिस इज द कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। इन्फ्लेमेशन, एक या एक से ज़्यादा आपका कोस्टल कार्टिलेज है उसमें आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिस टर्म को हम बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस ना। कॉज बाय द लोकल, अब ये होने की वजह से आपको लोकल पेन हो सकता है, मिमिक्स हो सकता है, चेस्ट पेन आपको हो सकता है, एसोसिएटेड विद द हार्ट अटैक और एंजाइना पेक्टोरिस ना। हार्ट अटैक और एंजाइना पेक्टोरिस से भी एसोसिएटेड हो सकता है, राइट। तो
टिपिकली जो रिप्स होती है 9 3 to 9 होती है ना। तो पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द रिप्स कनेक्ट ऑफ द हेड ए thoracic vertebra by its head vertebro-costal joint। vertebro-costal joint के साथ 3 से 9 तक होती डायरेक्टली वर्टिब्रास के साथ आपके अटैच होते हैं, जिस जॉइंट को हम बोलते हैं पीछे की तरफ जो होता है वर्टिब्रो-कॉस्टल जॉइंट। ओके, सो दिस इज द वर्टिब्रो-कॉस्टल जॉइंट। आगे की तरफ जो है हमारा स्टर्नो-कॉस्टल जॉइंट, और स्टर्नम और कॉस्टल के साथ जो अटैच होती है। दिस इज द सुप्रा क्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ पर आपके क्लेविकल का अटैचमेंट होता है सुप्रास्टर्नल नोच के आगे, बायलेटरल दोनों तरफ लेटरल साइड में। ओके, अब दोनों के बीच का जो स्पेस होता है ना, इंटरकॉस्टल स्पेस किसको बोलते हैं? बिटवीन द रिप्स। बिटवीन रिप्स के बीच में कई बार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चंस आता है व्हाट इज द इंटरकॉस्टल रिप स्पेस। तो जो ईच आपकी रिप्स के है इसके बीच आपका जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज द इंटरकॉस्टल स्पेस। कौन सा स्पेस है? इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस। अब यहाँ पर जो ऑक्यूपाइड होता है वो आपका इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व होती है, एंड कॉस्टल कार्टिलेज सफिशिएंटली इलास्टिक एंड यंगर इंडिविजुअल टू परमिट कंसिडरेबल बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग ना। अब ये क्या करता है, जो हमारा कार्टिलेज होता है कॉस्टल कार्टिलेज वो सफिशिएंटली इलास्टिक होता है, और इन यंगर इंडिविजुअल्स में जैसे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस समय पर ये क्या करता है, आपको बेंडिंग के लिए ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उसको विदाउट ब्रेकिंग, बेंड करने के लिए इससे होता है। जैसे हम सीपीआर देते हैं, जब हम सीपीआर देते हैं और सीपीआर के टाइम यदि हमारा जो पोजीशन है हैंड का कंप्रेस करने का वो यदि फिर इनकरेक्ट है, वो रॉन्ग है, तो उस समय क्या होता है, जिफॉइड प्रोसेस उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। आफ्टर यदि वो 40 के है तो या फिर 40 से कम भी है तो वो क्या होता है, रिप्स यदि ब्रेक डाउन हो गई, समटाइम रिप्स भी हो जाती है, जिफॉइड प्रोसेस भी ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि फिर जो हमारी हार्ट की मसल्स है, लंग्स की मसल्स है, उसको भी टीयर कर देती है, अंदर तक चली जाती है, जो कि डेंजरस होता है आपके हेल्थ के लिए। तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप सीपीआर दे रहे हैं ना एट द टाइम ऑफ। तो सुपीरियर रिब्स यूज टू क्रिएट विद द सुप्रानेशन बिटवीन रिब्स एंड रिब्स फ्रैक्चर भी होती है। समटाइम आपको कुछ एक्सीडेंटल इंजरी हो गया है ना, सॉल्ट इंजरी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम जब आप सीपीआर देते हैं तो उस समय जो कोस्टल कार्टिलेज है उस जगह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वहाँ की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से या फिर ज़्यादा कंप्रेस करने की वजह से, प्रेशर की वजह से वो ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने की वजह से जो लंग्स की हमारी प्लूरल कैविटी है, प्लूरल लेयर है, कार्डियक है, इवन वहाँ तक भी जाती है और उसको शार्प एकदम वो पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है, पंक्चर कर देती है, और जो कि फिर डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। हमारा ब्लड वेसल्स को रप्चर करेगी, ऑर्गन को रप्चर करेगी, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना होता है, एंगल हमारा ठीक हो और 2 से 3 सेंटीमीटर ही हम कंप्रेशन दें। चेस्ट में हम जब भी दे रहे हैं पोजीशन हमारी करेक्ट हो और उस तरीके से हम दें, राइट। और ज़्यादा यदि फ्रैक्चर पेनिट्रेट करता है, पंक्चर करता है, तो यहाँ पर हमारी हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ग्रेट वेसल्स होती है, कार्डियक होता है ना, लाइनिंग ऑफ हार्ट होती है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी होती है, स्प्लीन है, लीवर है ना, तो एक्सेट्रा बहुत सारे यहाँ पर हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं। तो इसका भी हमको ध्यान रखना होता है। इसके लिए इसका एक अनदर एक फंक्शन भी देखा जाए तो दिस इज द प्रोटेक्टिव एक केस होता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको एक प्रोटेक्शन देती है आउटर इंजुरी से। कोई असॉल्ट इंजुरी हुई है, कोई एक्सीडेंटल इंजुरी हो गया है ना, किसी ने आपको लड़ाई के समय आपको घुसा मार दिया है, तो ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अब डायरेक्टली यदि किसी ने मार दिया, किसी ने हमको कुछ फेंक करके मार दिया है, तो वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता है, राइट। तो जो केज है जो हमारा एक, इसलिए हम इसको केस बोलते हैं, रिब्स केस। तो जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है, लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारी ग्रेटर ब्लड वेसल्स हो गई एक्सेट्रा है ना, हमारा लीवर हो गया, तो
तो स्प्लीन हो गया, हमारा स्टमक हो गया, तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट। तो इसके लिए इसका पूरा एक केस फॉर्म होता है, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं और हमारा हार्ट है, दिस इज द वाइटल ऑर्गन होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो डायरेक्टली इन तक इंजरी ना हो, फिर आप फाइटिंग वगैरह कर रहे हो, आप असॉल्ट इंजरी हो गया, कुछ एक्सीडेंटल हो गया, कुछ आप गिर गए हो ना, हाइट, फॉल फ्रॉम हाइट, तो डायरेक्टली आपके लंग्स को डैमेज ना करे। तो इसके लिए इसका प्रोटेक्शन का एक बहुत ही अच्छा रोल्स होता है, जो कि आपके प्रोटेक्ट करती है वाइटल ऑर्गन को। साथ ही साथ आपके जो मसल्स अटैच होती हैं इसके साथ, वो आपको ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं। जब आप ब्रीथिंग लेते हो, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, उसमें करती है जिफॉइड प्रोसेस होती है। उसके साथ आपकी कुछ एब्डोमिनल मसल्स अटैच होती है, डायफ्राम की आपकी मसल्स यहाँ पर होती हैं। तो एक उसमें भी आपका ब्रीथिंग मैकेनिज्म में भी जो मसल्स होती है इंटरकोस्टल आपकी, उनका भी आपका रोल्स होता है, मसल्स का भी। तो एक्सेट्रा इस तरीके से इसका जो बेसिक फंक्शन है ब्रीथिंग में होता है, आपका प्रोटेक्शन के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है, मसल्स के अटैचमेंट के लिए होता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ, और फंक्शन ऑफ आपका। देन अगला आता है हमारा डिसलोकेटेड रिब्स ना। फ्रैक्चर और डिसलोकेटेड अलग होता है। डिसलोकेटेड रिब्स में होता है कॉमन इन द बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ना, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, समटाइम जो स्पोर्ट प्लेयर्स वगैरह हैं ना, तो स्पोर्ट वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी, खो खो एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है आपके इंटर जो कॉस्टल कार्टिलेज है उसका स्टर्नम के साथ। तो रिजल्टिंग इसकी वजह से क्या होता है, आपको पेन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग डीप ब्रीथ। जब आप डीप ब्रीथ कर रहे हो तब आपको थोड़ा सा चेस्ट पेन होना शुरू होता है। जो कॉस्टल कार्टिलेज है यहाँ, जैसा कि रेड इधर भी है, राइट, या फिर इधर हमने बनाया, अब इसके साथ ये अटैच है। तो इसका जो अटैचमेंट है वो हट गया, उसकी जगह से जो एनाटॉमिकल पोजीशन थी वहाँ से हट जाना और ऊपर की तरफ थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाना। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, हम टर्म को यूज करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट यदि हम इसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वापस ये फिक्स नहीं हो रहा है, तो फिर ये यदि ज़्यादा और इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये हमारा नीचे पेनिट्रेट करके वाइटल ऑर्गन्स तक भी पहुंच सकता है, राइट। सेपरेटेड रिब्स ना, डिस्प्लेसमेंट। अगला टर्म यूज होता है सेपरेटेड रिब्स। इज द डिस्प्लेसमेंट रिब्स एंड इट्स कॉस्टल कार्टिलेज। अब कॉस्टल कार्टिलेज के कॉमन इन द डिसलोकेटेड रिब्स में क्या होता है, हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कोस्टल कार्टिलेज फ्रॉम द स्टर्नम। स्टर्नम से आपका जो कोस्टल कार्टिलेज है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, राइट, विद द रिजल्टिंग अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिब्स है ना। रिब्स में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज। और इसमें कोस्टल कार्टिलेज का भी और जो रिब्स है उसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ रिब में बी मूव सुपीरियर। अब इसमें आपकी जो रिब्स है वो सुपीरियरली मूव कर सकती है, ओवर राइडिंग हो सकती है, या फिर डीप भी आपकी डीप इनसाइड भी है हमारी मूव कर सकती है, जो कि आपको सीवियर पेन को कॉज कर सकती है, ऑर्गन को भी पेनिट्रेट कर सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट द रिब्स केस एंड स्टर्नम। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो स्टर्नम हमने देखा। स्टर्नम आपका एक ब्रेस्ट बोन, हम इसको अनदर नेम है, दिस इज द ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। अबाउट ए 15 सेंटीमीटर हमारी लॉन्ग होती है। हमारी एक फ्लैट एंड नैरो बोन होती है सेंट्रल में, हमारे थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी के मीडियल में सेंट्रल ये लोकेटेड होती है। कंसिस्ट होती है हमारी 3 पार्ट से। ऊपर वाला जो पार्ट है इसका हेड, इसको हमने हेड ऑफ, इसको हमने मैन्यूब्रियम बोला, जो कि एक हैंडल लाइक हमारा एक ब्रॉड पार्ट होता है, एक फ्लैट पार्ट होता है, जिसका नाम हमने दिया यहाँ पर मैन्यूब्रियम। उसके बाद जो इसका मिडिल पार्ट होता है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट है, दिस इज द बॉडी। नीचे का जो एक हमारा तलवार की नोक की जगह थोड़ा सा स्मॉलेस्ट पार्ट है, दिस इज द हमारा जिफॉइड प्रोसेस, जिसको हमने नाम दिया जिफॉइड प्रोसेस। अबाउट इसमें जो फ्यूज होते हैं टिपिकली 25 फ्यूज होते हैं, और आफ्टर इन्फेंसी इसमें जो आपका जिफॉइड प्रोसेस है कॉस्टल कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिस का रहता है, और बाद में ये अबाउट एज 40 समय तक ये पूरी तरीके से ऑसिफाई हो जाता है। यदि बात की जाए हेड की, तो स्टर्नल का जो एंगल है वहाँ पर आपका जंक्शन पॉइंट होता है। मैन्यूब्रियम की जो बॉडी है और आपका हेड है उसका जंक्शन पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल नोच ऊपर की तरफ।
सुप्रा क्लेविकुलर जॉइंट होता है जो कि आपके ईच लेटरल साइड होता है, सुप्रा स्टर्नल नोज के लेटरल होता है, दिस इज द सुप्रा क्लेविकुलर जॉइंट। और जो हेड को और आपका बॉडी को दोनों को ज्वाइंट करता है, दिस पार्ट होता है आपका स्टर्नल एंगल। जो फ्लैट पार्ट होता है बॉडी होता है, नीचे का पार्ट होता है जिफाइड प्रोसेस। इस तरीके से इसका 3 मेन पार्ट होते हैं। और जिफॉइड प्रोसेस आपकी हाइलिन कार्टिलेज की होती है, 40 के स्तर की कम्प्लीटली आपकी डेवलप हो जाती है। जब भी सर्जन कोई सर्जरी करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी इसको स्टर्नम कार्टिलेज से 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और आफ्टर सर्जरी इसको सूचर से फिक्स कर देते हैं विद द हाइलिन कार्टिलेज। कभी कभी हम CPR देते हैं यदि रॉन्ग पोजिशन है हैंड का हमारा, तो जिफॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर हो जाता है। इवन आपकी जो रिब्स केस है वो फ्रैक्चर हो जाती है, पेनिट्रेट करके आपके वाइटल ऑर्गन तक भी पहुंच जाती है, जो कि फिर डेंजरस होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है। रिब्स की यदि बात की जाए, रिब्स की आपकी 12 पेयर होती है, दोनों साइड आपकी 12 होती है। एक आपका स्टर्नम होता है, पीछे की तरफ आपकी T1 से लेकर T12 जो आपकी थोरेसिक रिब्स है उनके साथ करस्पॉन्डिंग में एक एक आपकी रिब्स ज्वाइंट होती है। और 1 से लेकर के जो हमारी 7 तक का पेयर होता है डायरेक्टली आपके अटैच होती है स्टर्नम के साथ, हाइलिन कार्टिलेज के साथ, कॉस्टल कार्टिलेज के साथ, जिसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारी 8 से 12 तक होती है जो कि हमारी रिमेनिंग 5 है, दिस इज द हमारी फॉल्स रिब्स होती है। और 8 to जो 10 होती है ये हमारी आपस में ईच रिब्स के साथ अटैच होती है ना, आगे की तरफ पीछे की तरफ आपकी वर्टिब्रल के साथ अटैच होती है। और 10 और से लेकर जो 12 तक की होती है ये आपकी फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स होती है, T11 12 दिस इज द फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स होती है। आगे की तरफ पे आपके कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच नहीं होती, सिर्फ आपकी बैकबोन पीछे की तरफ वर्टिब्रल बोन है उसके साथ अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, राइट। और जो हमारी फ्लो होती है 11 12 दिस इज द फ्लोटिंग रिब्स होती है, और इसको अनदर नेम हम बोल सकते हैं वर्टिब्रल रिब्स, राइट। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, आपके कॉस्टल कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको जो कॉज करता है वो आपको क्या कर सकता है, आपको मिमिक्स हो गया, पेंस हो गया, एसोसिएटेड विद द हार्ट अटैक, और एंजाइना से भी एसोसिएटेड हो सकता है। इंटरकोस्टल स्पेस होता है आपका 2 रिब्स के से उसके बीच का स्पेस है, दिस इज द इंटरकोस्टल स्पेस। डिसलोकेशन ऑफ रिब्स, कॉमनली बॉडी स्पोर्ट पर्सन में आपका डिसलोकेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फ्रॉम द कॉस्टल कार्टिलेज से आपके स्टर्नम का, है ना। और रिब्स का सेपरेटेड होना मतलब कंप्लीटली आपका डिस्प्लेसमेंट होना रिब्स का, और साथ ही साथ कॉस्टल कार्टिलेज का भी। इसकी वजह से आपको जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो आपको पेन होगा, और ओवरराइडिंग हो सकता है ऊपर की तरफ इंफीरियर या सुपीरियर की तरफ, या फिर डीप की तरफ भी आपका जा सकता है, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।